एनर्जी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 11 पढ़ेंगे, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल गैस। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि एनर्जी रिसोर्सेज जो है उन्हें हमने टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और सेकंड वन इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आज की वीडियो से हम एक एक जो रिसोर्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारी कन्वेंशनल एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल। अब नेचुरल गैस जो है वो बहुत ज्यादा क्लीनेस्ट, सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है, यानी कि एक ऐसा फ्यूल है, ऐसा मिनरल फ्यूल है जो सबसे ज्यादा क्लीन है। इसमें इतनी इम्प्योरिटीज नहीं पाई जाती जितनी दूसरे मिनरल्स में पाई जाती है। It is a mixture of hydrocarbon gases found deep inside the earth। अब अर्थ क्रस्ट में बहुत डीपली जा करके हमें हाइड्रोकार्बन गैसेस देखने को मिलती है, और वही हाइड्रोकार्बन गैसेस जो है वो होती है नेचुरल गैस, जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एज अ फॉसिल फ्यूल। तो हाइड्रोकार्बन गैसेस का पूरा मिक्सचर होती है ये नेचुरल गैस। मेनली हम लोगों को मीथेन देखने को मिलता है। तो ये नेचुरल गैस जो है इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में से, जो बहुत डीप पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट में बहुत अंदर गहराई में पाई जाती है। फाउंड विद पेट्रोलियम और इन सेपरेट गैस फील्ड्स। अब नेचुरल गैस जो है वो हमें पेट्रोलियम के साथ, जहां पे जिन एरियाज में हमें पेट्रोल देखने को मिलता है, तो हम पेट्रोलियम के साथ ही उन एरिया से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ भी हमें मिल जाती है, और साथ ही साथ नेचुरल गैस के दूसरी भी कुछ फील्ड्स हैं, दूसरे भी कुछ एरियाज हैं जहां से हम नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेनली अर्थ क्रस्ट में से। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। अब ये जो नेचुरल गैस है उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं। यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस नेचुरल गैस का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं उसमें इन गैसेस को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो नेचुरल गैस को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। यूज्ड एज पीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस फॉर कुकिंग। अब जो हमारे घर में गैस सिलेंडर्स आते हैं तो वो पीएनजी गैस भरी होती है उनमें। पाइप्ड नेचुरल गैस, ये वही गैस है नेचुरल गैस जो हमने अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करी है। तो इस नेचुरल गैस का यूज हम कुकिंग के लिए भी करते हैं, साथ ही साथ सीएनजी के तौर पे हम इसका यूज व्हीकल्स में भी करते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो पीएनजी और सीएनजी की तरह हम इस नेचुरल गैस का यूज करते हैं कुकिंग के लिए, और व्हीकल्स में एज अ फ्यूल भी हम इसका यूज करते हैं। फिर इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं नेचुरल गैस का। इंडस्ट्रीज जो है वो भी नेचुरल गैस का यूज करती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी कहाँ किया जा रहा है, पावर प्लांट्स में। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी में हमने कन्वर्ट किया है नेचुरल गैस को, उसका यूज इंडस्ट्रीज करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो सीधा डायरेक्टली नेचुरल गैस का भी यूज करती है। तो नेचुरल गैस को हम डिफरेंट तरह से यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, पीएनजी और सीएनजी के तौर पे। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में मेनली जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो यूज करती है नेचुरल गैस का डिफरेंट पर्पसेस से। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस के क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें नेचुरल गैस से। इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस। हमने देखा है असम में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दिग्बोई, जहां से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मुंबई हाई, असम, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अब पेट्रोलियम के साथ साथ जहां से हमें पेट्रोलियम देखने को मिल रहा है, वहीं पे हमें नेचुरल गैस भी मिल जाती है। तो जहां पे पेट्रोलियम होगा वहां पे नेचुरल गैस अपने आप एग्जिस्ट करती है, और हम लोग दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं साथ में। तो असम में हम लोग क्या करते हैं, जो दिग्बोई है वहां से पाइपलाइंस के थ्रू हम नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं नेचुरल गैस को। तो नेचुरल गैस जो है, अब क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करने में। तो ये जो नेचुरल गैस है उसे हम बहुत इजीली सप्लाई कर देते हैं इन पाइपलाइंस के थ्रू। अब असम से मेनली ये जो नेचुरल गैस है वो डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई की जाती है, दिल्ली तक भी आती है। सेफ एंड कन्वीनियंट फॉर हाउस होल्ड्स। अब हमारे हाउस होल्ड्स के लिए, हमारे हाउस होल्ड यूज के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेफ रहती है ये गैस, नेचुरल गैस, जिसका हम यूज करते हैं पीएनजी के तौर पे। गैस सिलेंडर्स जो हम यूज करते हैं वो हमारी कुकिंग पर्पसेस के लिए बिल्कुल सही है, हमें कोई हार्म नहीं होगा अगर हम उसका सही तरह से यूज करें तो गैस सिलेंडर्स जो है वो ब्लास्ट भी कर जाते हैं, लेकिन हम लोग यूज कर सकते हैं सही से, सही तरीके से।
तो नेचुरल गैस जो है उसका हम सेफली यूज कर सकते हैं, अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं अपने हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। साथ ही साथ प्रोड्यूसेस लेस कार्बन एमिशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी ये इको फ्रेंडली गैस है, एनवायरमेंट को कोई डैमेज नहीं पहुंचाती है। लेस कार्बन एमिशन देखने को मिलता है, यानी ये जो नेचुरल गैस है, अब जैसे हम बात करें अपने रेफ्रिजरेटर्स की, रेफ्रिजरेटर्स हो गई, उससे कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और ये जो हमारे दूसरे परफ्यूम्स है उनमें भी कार्बन का अमाउंट पाया जाता है। इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है उनमें भी कार्बन का अमाउंट पाया जाता है, और ये जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। इस कार्बन एमिशन की ही वजह से इस कार्बन का, ये जो कार्बन है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारा कार्बन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में कार्बन का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसी की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें एक होल हो गया है, जिसकी वजह से यूवी रेज जो हार्मफुल रेज है सन की, वो अर्थ में एंटर कर जाती है। तो ये जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है एनवायरमेंट के लिए, कार्बन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और ये जो कार्बन है वो नेचुरल गैस प्रोड्यूस नहीं करती है, यानी कि नेचुरल गैस हमारे एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है, इसलिए ये और ज्यादा अच्छी है हमारे यूज के लिए, हम इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, यानी हमारे एनवायरमेंट को कोई डैमेज नहीं कर रही है नेचुरल गैस। मेजर नेचुरल गैस फील्ड्स इन इंडिया, अब इंडिया में कहां कहां पे हमें नेचुरल गैस देखने को मिलती है? मुंबई हाई, यानी मुंबई कोस्ट लाइन जो है उससे 160 किलोमीटर की दूरी पे ही है ये जगह, ओशनिक एरिया है। तो मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, डेल्टा वाला एरिया जो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। साथ ही साथ असम में भी मेनली दिग्बोई जो है, इस जगह पे हम लोगों को सबसे ज्यादा नेचुरल गैस देखने को मिलती है, और नेचुरल गैस जो है उसे पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने नेचुरल गैस को इन डिटेल डिस्कस किया। नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन्स का पूरा एक मिक्सचर है जो हम लोग अर्थ के बहुत डीप में जा करके उसे एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। अर्थ में बहुत ज्यादा डीप लेयर्स में पाई जाती है नेचुरल गैस, और साथ ही साथ पेट्रोलियम के साथ ही हमें ज्यादातर देखने को मिलेगी। और किस टाइप से हम यूज करते हैं नेचुरल गैस का? पीएनजी, सीएनजी के तौर पे इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट करते हैं गैस बेस्ड पावर प्लांट्स में, स्पेशली नेचुरल गैस को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। एडवांटेजेस, कौन कौन से बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं वो हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें नेचुरल गैस देखने को मिलती है इंडिया में, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। इन डिटेल हमने नेचुरल गैस को पूरा कवर कर लिया है, पूरा जान लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट एनर्जी रिसोर्स पढ़ लिया था। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो है उसमें हमने सबसे पहला रिसोर्स पढ़ा नेचुरल गैस। अब आज के वीडियो में हम सेकेंड कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे, दैट इज कोल। उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। अब इंडिया में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल जो इंडिया में पाया जाता है वो है कोल। तो इंडिया में कोल बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और साथ ही साथ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कोल, क्योंकि कोल की वजह से हमारा डेवलपमेंट हो पा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पा रहा है। Formed from dead plants buried under the earth from millions of years। अब ये कोल बनता कैसे है? जो डेड प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो है वो जब दफन हो जाते हैं, काफी समय तक जमीन के अंदर बरीड रहते हैं, तो वो डीकम्पोज होने लगते हैं। तो प्लांट्स के डीकम्पोज होने के बाद कोल बनता है। तो कोल कैसे बना है? मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब प्लांट्स डीकम्पोज होते गए, जमीन के अंदर दबे रहे, तब जाकर के कोल बना। हीट एंड प्रेशर कन्वर्ट प्लांट मटेरियल इनटू कोल। और जब अर्थ में ये बरीड रहते हैं अंदर, प्लांट जो है डेड प्लांट्स, वो जब जमीन में दफन रहते हैं, बरीड रहते हैं, तब क्या होता है? अर्थ की जो हीट है और जो प्रेशर उन पे क्रिएट हो रहा है, प्रेशर लग रहा है ऊपर से डिफरेंट लेयर्स की वजह से, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स जो बन जाती हैं उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, साथ ही साथ अर्थ की जो हीट उन्हें मिल रही है, उसकी वजह से ये जो प्लांट है, प्लांट डीकम्पोज होकर के कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि हमें पता है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद बन रहे हैं, ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हमने अभी इस कोल को पूरा खत्म कर दिया, हमने कोल पूरा खत्म कर दिया, सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए, तो इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, हजारों लाखों साल लग जाएंगे दोबारा बनने के लिए। तो इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिन्हें हमें एक सही तरीके से प्रॉपर वे में यूज करना है, प्लान वे में। टाइप्स ऑफ कोल, अब कोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है। कोल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी जो होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है, वो है एंथ्रासाइट। हार्ड, शाइनी, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट पाया जाता है। कार्बन सबसे ज्यादा हम लोगों को एंथ्रासाइट में देखने को मिलता है, और ये थोड़ा सा शाइनी होता है। अब कोल जो है वो मेटल्स की तरह शाइन तो करता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हमें शाइन देखने को मिलती है। साथ ही साथ हार्ड होता है, एंथ्रासाइट थोड़ा हार्ड होता है दूसरे टाइप्स के कंपैरिजन में। रेयर इन इंडिया, और एंथ्रासाइट हमें इंडिया में बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है कुछ जगहों पे। फिर आता है बिटुमिनस, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो बिटुमिनस ये वो टाइप है कोल का जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रीज में भी। हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है। बिटुमिनस जो है ये काफी ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट कर देता है। जब कोल हम जलाते हैं, कोल को बर्न करते हैं, स्पेशली ये जो बिटुमिनस टाइप है, जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। मेनली हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन स्मेल्टिंग के लिए, मेटल्स को पिघलाने के लिए यूज किया जाता है किसका, बिटुमिनस टाइप के कोल का, यानी बिटुमिनस टाइप जो है कोल का, उसका यूज किया जाता है मेनली इंडस्ट्रीज में स्मेल्टिंग के लिए। लिग्नाइट ये थर्ड टाइप है कोल का। ये सॉफ्ट ब्राउन कोल होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है इस कोल का। लोअर कार्बन कंटेंट होता है, यानी इन दोनों कोल के कंपैरिजन में जो लिग्नाइट है उसमें कम कार्बन कंटेंट पाया जाता है। यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है लिग्नाइट कोल से, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। फिर लास्ट वन इज पेट, ये लोएस्ट क्वालिटी कोल है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इसमें कार्बन अमाउंट हमें देखने को नहीं मिलता। सबसे ज्यादा जो कार्बन है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, एंथ्रासाइट में, और सबसे कम जो हमें अमाउंट है कार्बन का वो देखने को मिल रहा है इसमें पीट में, इसलिए ये लोएस्ट क्वालिटी का कोल है। पार्शियली डीकम्पोज प्लांट मैटर, अब हमने देखा कि प्लांट्स जब डीकम्पोज होते हैं तब जाकर के कोल बनता है। जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्लांट्स का डीकम्पोजिशन होता है तब जाकर के कोल बनता है। अब ये जो पेट है, ये जो लास्ट टाइप है कोल का, तो ये क्या है, इसमें ये इतना कार्बन कंटेंट में रिच नहीं है, यानी ये इतनी हाईएस्ट क्वालिटी का नहीं है, सबसे खराब क्वालिटी होती है इसी टाइप की। और ये क्यों है, क्योंकि ये सही से डीकम्पोज नहीं हुआ होता। ये जो प्लांट मैटर है वो अभी सही से डीकम्पोज नहीं हुआ है, उसी की वजह से इसकी अभी क्वालिटी बहुत बुरी है पेट की। तो हाईएस्ट क्वालिटी हमें किस कोल की देखने को मिल रही है, एंथ्रासाइट की। बिटुमिनस वो कोल है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, कार्बन कंटेंट भी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, हीट जनरेट करता है, और इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बिटुमिनस टाइप का। फिर लिग्नाइट, ये सॉफ्ट होता है, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। और पेट ये लोएस्ट क्वालिटी का होता है कोल, यानी इसमें उतना कार्बन कंटेंट नहीं पाया जाता है, और ये पार्शियली डिकम्पोज होता है, यानी कि प्लांट जो है, प्लांट मैटर जो है वो सही से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, तब जाकर के ये पीट बनता है, ये लोएस्ट क्वालिटी का कोल बनता है। अब कोल के डिफरेंट यूजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हम लिग्नाइट से करते हैं। लिग्नाइट जो है इससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो कोल का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, स्पेशली स्मेल्टिंग के लिए। डोमेस्टिक यूज, आज भी हम रूरल एरियाज में देखते हैं कोल का यूज किया जाता है कुकिंग के लिए, यानी कि जो भट्टी होती है, जो चूल्हे होते हैं गांव में, उनमें यूज किया जाता है कोल का। तो कोल का यूज किया जाता है कुकिंग के लिए। और उसके बाद अगर हम थोड़े पुराने टाइम की बात करें, 19th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की बात करें, तो जो स्टीम इंजन आया था, स्टीम इंजन भी कैसे चल पा रहा था, कोल की वजह से। तो कोल बहुत ज्यादा हेल्पफुल था और बहुत इंपॉर्टेंट था, एसेंशियल फॉसिल फ्यूल था हमारे लिए, स्पेशली कब, जब स्टीम इंजन का यूज कर रहे थे। खैर आज भी ज्यादातर हम यूज कर रहे हैं कोल का, आज भी कोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या किया जा रहा है, कोल का यूज किया जा रहा है मेटल्स को पिघलाने के लिए। और अगर वो मेटल्स नहीं हम पिघला पाएंगे, अगर कोल हमारे पास नहीं हुआ, अगर हम मेटल्स की स्मेल्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग उन मेटल्स का यूज नहीं कर सकते अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए जो कोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए। इसलिए हमें आज भी कोल को क्या करना है, सेव करना है। कोल जो है उसे हमें कंजर्व करना है, लिमिटेड अमाउंट में है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसे हमें सेव करना है,
प्रॉपर वे में यूज करना है। हमने आज के वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ कोल के बारे में पढ़ा, हमने कोल को इन डिटेल डिस्कस किया। डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इनके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया, जाना, समझा। और साथ ही साथ कोल के डिफरेंट यूजेस होते हैं, कोल को हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है आज की वीडियो में। कोल जो है उसको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 13 पढ़ेंगे, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम। अभी तक हमने जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जाना, उनमें से सबसे पहले हमने नेचुरल गैस देखी, फिर हमने कोल पे डिस्कशन किया और अब आज हम पेट्रोलियम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम इज अ थिक डार्क ऑयली लिक्विड फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब पेट्रोलियम हम कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रॉक्स से। रॉक मिनरल है ये, पेट्रोलियम जो है वो हम रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेनली सी एरिया से, ओशनिक एरिया से। और पेट्रोलियम जो है ये ऑयली लिक्विड होता है, हमें पता है, हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ियों में तेल भरवाने जा रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो पेट्रोलियम है उसे हम कंसिडर करते हैं एज एन ऑयली लिक्विड। ये पेट्रोलियम जो है ये एक ऑयली लिक्विड है। साथ ही साथ जब रॉ फॉर्म में हम जब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब जब पेट्रोलियम एकदम रॉ फॉर्म में होता है, तुरंत हमने एक्सट्रैक्ट किया होता है, नेचुरल फॉर्म जो होती है पेट्रोलियम की, उसमें पेट्रोलियम जो है थोड़ा थिक होता है, यानी थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, थोड़ा थिक होता है, साथ ही साथ डार्क कलर का होता है। अब जैसे हम पेट्रोलियम को देखते हैं, पेट्रोल देखते हैं हम लोग, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, लेकिन रियलिटी में अपने नेचुरल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में पेट्रोलियम जो है वो टोटली डार्क कलर का होता है, हम कह सकते हैं पूरा ब्लैक कलर का होता है। तो थोड़ा थिक होता है, डार्क कलर का होता है और ऑयली लिक्विड है पेट्रोलियम, जो हमें रॉक से मिलता है। मोस्ट वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट कंट्रीज आपस में लड़ जाते हैं पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल शेयरिंग की वजह से। ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब जो भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, उन्हें हम मेनली गोल्ड से जोड़ के बताते हैं। जैसे कॉटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं। वैसे ही पेट्रोलियम ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है ये हमारे लिए, तो इसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। Formed from dead marine plants and animals buried under the sea for millions of years। अब जैसे कोल हमने देखा था बरीड प्लांट्स की वजह से बनता है, जब प्लांट्स जो है वो दफन हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, डेड प्लांट्स, तो काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक डीकंपोजिशन का पूरा प्रोसेस चलता है और उसके बाद जाके कोल बनता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम के केस में, हम बात कर रहे हैं सी एरिया की। जो कोल है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, लैंड एरियाज में, और जो पेट्रोल है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेनली सी में। तो जो डेड मरीन प्लांट्स होते हैं, यानी वो प्लांट्स जो समुद्र में पाए जाते हैं, तो डेड मरीन प्लांट्स और डेड एनिमल्स के डीकंपोज होने के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इनके डीकंपोजिशन के बाद पेट्रोलियम बनके तैयार होता है। कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम ड्यू टू हीट, प्रेशर एंड केमिकल चेंजेस। अब जो अर्थ की हीट है, अर्थ के अंदर से जो हीट मिल रही है उसकी वजह से पूरा डीकंपोजिशन होता है, साथ ही साथ अर्थ का जो ऊपर की जो लेयर्स बनते चली जाती हैं, तो वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है जमीन पे, जमीन का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उन डेड एनिमल्स पे, डेड प्लांट्स पे, तो उसकी वजह से ये जो हीट और प्रेशर है उसकी वजह से पेट्रोल बनता है। काफी सारे केमिकल चेंजेस भी होते हैं डीकंपोजिशन के टाइम पे, तब जाके पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोल बन पाता है। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का हम यूज कैसे करते हैं, फ्यूल्स के तौर पे इसका यूज करते हैं, यानी कि हम लोग पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोलियम से हम पेट्रोल, डीजल्स, एलपीजी ये सब बनाते हैं और उसका यूज करते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे और वैक्स के तौर पे। ल्यूब्रिकेंट्स यानी हम ग्रीस कह सकते हैं, थोड़ा ऑयली सब्सटेंस, ये उसे कहते हैं ल्यूब्रिकेंट। जो हम मशीन्स को, जब मशीन्स जाम हो जाती हैं तो मशीन्स इजीली काम कर पाए, तो उसके लिए हम ग्रीस का यूज करते हैं, तो वो ग्रीस कहलाया जाता है ल्यूब्रिकेंट। तो पेट्रोल से हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स बनाते हैं, वैक्स बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेट्रोल। साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी पेट्रोलियम में जो केमिकल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे केमिकल चेंजेस आ रहे हैं पेट्रोल के बनने के टाइम में, पूरे प्रोसेस जो चलता है, पेट्रोलियम बनता है जब, तो काफी सारे केमिकल चेंजेस भी आते हैं, तो उन सब केमिकल्स का यूज भी हम करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए।
पेट्रोल से हम केमिकल्स निकालते हैं और उन केमिकल्स का यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सब बनाने के लिए हम यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल्स का। मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। अब इंडिया में ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा हमें पेट्रोल देखने को मिलता है? सबसे पहला है मुंबई हाई, यानी सी वाला एरिया। हमें पता है सी में यानी ओशन एरिया में ये पूरा प्रोसेस चलता है, मरीन प्लांट्स और एनिमल्स के डीकम्पोजिशन के बाद जाके पेट्रोल बनता है, तो मेनली ये हमें सी एरियाज में देखने को मिलते हैं पेट्रोलियम रिसोर्सेज। तो ये जो मुंबई हाई है ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम के टर्म्स में, यानी सबसे ज्यादा पेट्रोल जहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है मुंबई हाई, जो मुंबई कोस्ट लाइन से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर असम में दिग्बोई जो है ये ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर है, ओल्डेस्ट साइट है जहां से हम बहुत पहले से ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में है, डेल्टा वाला एरिया। कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो डेल्टा वाला एरिया है उसे वहां पे भी हम लोगों को पेट्रोल देखने को मिल जाता है, आंध्र प्रदेश में है ये। और साथ ही साथ गुजरात का जो कैम्बे बेसिन है वहां भी हम लोगों को पेट्रोल देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने पेट्रोल को इन डिटेल डिस्कस किया। हमने 3 अपने कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज डिस्कस करे। लास्ट वन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी सेपरेट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज हमने क्या पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में, कि पेट्रोलियम किस टाइप से बनता है, पूरे प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, किस टाइप से हम पेट्रोलियम का यूज करते हैं उस पे हमने डिस्कशन किया। साथ ही साथ जो वैसलीन होती है, वैसलीन पे भी हम देख सकते हैं लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, तो पेट्रोलियम जेली होती है वैसलीन। वैसलीन जो है वो भी पेट्रोलियम से ही बनती है, उसमें भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करती है पेट्रोलियम का, साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स का हम यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और कहाँ कहाँ पे हमें पेट्रोल देखने को मिलता है, पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में किन एरियाज में पाया जाता है, वो सब हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 14 पढ़ेंगे, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। हमने नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, इनके बारे में इन डिटेल डिस्कशन कर ली है, इनको हमने इन डिटेल समझ लिया है। अब लास्ट जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड वाइडली। अब सबसे ज्यादा यूज हम इलेक्ट्रिसिटी का ही कर रहे हैं। हमने देखा था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, उनसे भी हम सभी एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम कोल, पेट्रोलियम, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों रिसोर्सेज के थ्रू। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम हर एक सोर्सेज का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में, ऑफिस में, स्कूल्स में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सारी मशीन्स, लाइट्स, फैन, सारे इक्विपमेंट्स सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें नीड भी है इलेक्ट्रिसिटी की, इसीलिए सारे सोर्सेज का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, पहला है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग थर्मल पावर या फिर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब वो सारे रिसोर्सेज जो हमें लैंड एरियाज में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लैंड से, जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, उन सभी रिसोर्सेज के थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो कहलाए जाते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मेजर प्रोड्यूसर्स कहाँ पे मेनली हम लोगों को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हुई दिखती है थर्मल एनर्जी का यूज करके। सबसे पहले है सिंगरौली, जो हमें यूपी और एमपी यानी मध्य प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलता है। साथ ही साथ कोरबा, ये छत्तीसगढ़ की जगह है, और रामागुंडम ये तेलंगाना की जगह है। तो ये 3 जो मेजर एरियाज हैं ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज्यादा जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग थर्मल रिसोर्सेज, यानी थर्मल एनर्जी का यूज करके सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो इन एरियाज से होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फास्ट फ्लोइंग वाटर। मेनली हम लोगों को यहाँ पे डैम्स
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि डैम्स क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, और डैम्स क्या करते हैं, वाटर जो है उसको एक तरह से ब्लॉक करके कुछ एरिया में रखते हैं। रिवर का जो आगे का कोर्स है उसे ब्लॉक कर देते हैं डैम्स। डैम्स बनवाए इसलिए जाते हैं जिससे कि रिवर फर्दर फ्लो ना कर पाए और रिवर का जो वाटर है वो वहीं पे स्टोर करके रखा जा सके। तो डैम्स जब कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं तो बाद में इन्हीं डैम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। डैम्स का जो गेट होता है जब उसे ओपन किया जाता है तो वाटर बहुत तेजी से फ्लो करता है, बहुत स्पीड में फ्लो करता है, और उसी स्पीड को, उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, और इसी को कहा जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब हम वाटर का यूज करके, वाटर की स्पीड का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली तरीका है ये। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब थर्मल एनर्जी जो बना रहे हैं, हम थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जब हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो ये हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सभी का यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं जो लिमिटेड अमाउंट में है, नॉन रिन्यूएबल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को जो पहले ही हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है उन्हें हम खत्म कर रहे हैं और ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये जो तरीका है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, जो तरीका है वो इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हम लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं ये सारे फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज को भी डिप्लीट कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इको फ्रेंडली तरीका है, क्योंकि इसमें हम लैंड को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। हालांकि डैम बनाते वक्त या फिर ये वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जब हम लोगों को वाटर फ्लो करवाना पड़ता है तो उसकी वजह से काफी बड़ा लैंड एरिया होता है जहां से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, जिसकी वजह से जो आम जनता है, ऑर्डिनरी पीपल जो है, उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, लैंड डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, सॉइल इरोजन नहीं कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इको फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना मिल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वाटर का यूज करके, तो ये तरीका इको फ्रेंडली भी है और हम रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो तरीका है वो हमारे लिए बेस्ट है। मेजर प्रोड्यूसर्स, अब सबसे ज्यादा कहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, हीराकुड, ये हीराकुड डैम है उड़ीसा में, यहाँ से सबसे ज्यादा हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती दिखती है वाटर के थ्रू। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मेनली हीराकुड यानी उड़ीसा में जो है यहाँ से देखने को मिलती है। भाखड़ा नांगल डैम जो बना है हिमाचल प्रदेश में, वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत फेमस है। फिर नागार्जुन सागर जो है तेलंगाना में, वहां से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। Western and southern regions produce high thermal electricity, while northern and northeastern states have high hydel power. अब जो हमारे वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि जो हमारे राजस्थान, गुजरात वाला जो एरिया है, साथ ही साथ सदर्न एरियाज जो हैं, जो सदर्न इंडिया है और वेस्टर्न इंडिया है, वहां से सबसे ज्यादा हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और यही हम बात करें नॉर्दर्न एरियाज की, यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश, इन एरियाज की बात करें, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जहां पे हमारा असम, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो नॉर्दर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ से हम लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेनली जनरेट हम लोग करते हैं, मेनली हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं इन एरियाज में। तो हाइडल पावर के लिए ये जो एरियाज है, नॉर्दर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये फेमस है हाइडल पावर के लिए, और वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स फेमस हैं थर्मल पावर जनरेट करने के लिए। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने इन डिटेल जाना। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जब हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे लैंड में पाए जा रहे हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका यूज करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो क्या रह जाएगा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम वाटर का जो फ्लो है, यानी वाटर की जो एनर्जी है, वाटर की स्पीड जो है, जब उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसे कहा जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये रिन्यूएबल तरीका है, इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ ये हमने जान लिया कि इंडिया के कौन से स्टेट्स में से किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें सदर्न और वेस्टर्न रीजन्स की, वेस्टर्न और जो सदर्न इंडिया है वहां की बात करें हम, तो यहाँ पे हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग
मेनली हाइडल पावर जनरेट करते हैं, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सारे हमने सोर्सेस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उन्हें डिस्कस करेंगे और एक एक एनर्जी सोर्स को हम लोग इन सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब आज के वीडियो से हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है एनर्जी के उन्हें डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हम एक एक सोर्स को एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक कन्वेंशनल सोर्सेज जो है उन्हें डिस्कस किया है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे। When heavy atoms are split, a huge amount of electricity is released. This energy is used to generate electricity in nuclear power plants. अब जो हैवी एटम्स होते हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम के ये जो एटम्स होते हैं, जब वो स्प्लिट करते हैं यानी कि डिवाइड होते हैं, तो उनके स्प्लिट होने की वजह से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं? सबसे पहले ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं, जो ये न्यूक्लियर एटम्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है, इन मिनरल्स का यूज किया जाता है हीट जनरेट करने के लिए। और हीट से क्या किया जाता है, वाटर को स्टीम में यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो वाटर वेपर होता है, ये जो स्टीम होती है, इसकी वजह से जो टर्बाइंस हैं वो रोटेट करते हैं और तब जाकर के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। और ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो हैं, उन्हें हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के। तो काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। रॉ मटेरियल्स यूज्ड, यानी हम किन रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, यूरेनियम और थोरियम, ये जो मिनरल्स हैं हम इनका यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम, स्पेशली इन केरला। अब थोरियम का सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में थोरियम पाया जाता है, स्पेशली केरला में। हम लोगों को इंडिया में थोरियम का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा थोरियम मिनरल्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, स्पेशली केरला में। These minerals are highly radioactive and need careful handling. अब रेडिएशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से हमें केयरफुली इन्हें हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक होगी, जरा सी भी हमसे कोई गलती हो जाएगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं उनके न्यूक्लियर फ्यूजन के। मेजर पावर प्लांट्स इन इंडिया। अब इंडिया में कहाँ पे हमें मेनली जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करते हैं। तो ये सब कहाँ पे होता है, पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो इंडिया में जो मेजर यानी सबसे ज्यादा जाने माने जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इंडिया में, वो है तारापुर में महाराष्ट्र में है, कालपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापर गुजरात में है और कायगा कर्नाटक में। फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कायगा, कालपक्कम और तारापुर ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, कोल, पेट्रोल और जो यहाँ पे हमारा नेचुरल गैस है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। ये रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो उनका यूज हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब क्योंकि
बहुत कम अमाउंट में भी अगर हम यूरेनियम और थोरियम का यूज कर रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट का यूज करके भी हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं यूरेनियम और थोरियम से। तो हमें क्या करना है, हमें इन मिनरल्स का यूज करना है जिससे कि हम कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस को कंजर्व कर सकें, सेव कर सकें। इससे क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंस भी कम होगी। तो इससे क्या हो रहा है कि एक एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है कि हम दूसरे रिसोर्सेज को सेव कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, क्योंकि यूरेनियम और थोरियम का हम लोग यूज करते रहेंगे तो ये सारे रिसोर्सेज भी तो कम होते जाएंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेके ये काम करना पड़ता है। जरा सी चूक होगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमें मेनली न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो गिराए गए थे, जो यूएसए ने जापान पे गिराए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और तब जाके वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था। तो हमें पता है कि कितने ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, रेडिएशन के फैल जाने की वजह से काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी पे। आज भी जापान में वो जो एरिया है, हिरोशिमा और नागासाकी का जो एरिया जहाँ पे बॉम्ब्स गिराए गए थे, वहां पे लोगों की परछाई भी वैसे ही है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम पे लोग क्या काम कर रहे थे। ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है रेडिएशन का। तो रेडिएशन की वजह से लोग जो है कुछ ही सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में जल जाते हैं, या कह लो वेपराइज हो जाते हैं। लोगों की जो बॉडी है उसमें हड्डी भी नहीं बचती, हड्डी भी गल जाती है, वेपराइज हो जाती है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स भी रेडिएशन की वजह से। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना पड़ता है जब हम इन न्यूक्लियर एनर्जी को हैंडल कर रहे हैं, तो क्योंकि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेके ये काम करना पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। तो आज की वीडियो में हमने न्यूक्लियर एनर्जी को इन डिटेल डिस्कस किया, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम का। और यूरेनियम का तो बहुत छोटा सा अमाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, लेकिन यूरेनियम जो है इसका बहुत छोटा सा अमाउंट, अगर हम 1 kg जो यूरेनियम है उसका यूज करें अपने कार्स में, अपने ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स है हमारे, उसमें हम यूज करें, तो यूरेनियम के 1 kg यूरेनियम के जो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, तो उससे हम लोग 1000 ईयर्स तक उस गाड़ी को चला सकते हैं। इतना ज्यादा फ्यूल का, इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूरेनियम एंड थोरियम। सिर्फ 1 kg से हम 1000 ईयर्स तक हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी उस व्हीकल में। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि हम लोग यूरेनियम का यूज कर सके। तो यूरेनियम एंड थोरियम का यूज हम करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे। इनसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इंडिया में तो थोरियम का बहुत ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व हमें देखने को मिलता है, यानी बहुत ज्यादा केरला में हमें थोरियम का अमाउंट देखने को मिलता है, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, थोरियम मिनरल्स। और ये मिनरल्स रेडियो एक्टिव है, हमें ध्यान से इन्हें हैंडल करना है। और हमने कुछ मेन हमारे पावर प्लांट्स देखे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखे जो इंडिया में सिचुएटेड हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 16 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम मेनली आज पढ़ेंगे सोलर और विंड एनर्जी के बारे में, यानी कि सन से निकल रही जो एनर्जी है, सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसके बारे में, और विंड के थ्रू, हवा से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसके बारे में हम इन डिटेल आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। अब सबसे पहली बात, सोलर एनर्जी होती क्या है? सोलर एनर्जी यानी सोलर रेडिएशन से या सनलाइट से जो हमें एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और कैसे यूज किया जाता है? सोलर पैनल्स के थ्रू। सोलर पैनल्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को यानी सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और हम लोग उसका इजीली यूज कर सकते हैं। तो सोलर पैनल्स जो है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, सोलर एनर्जी जो है उसके क्या एडवांटेजेस हैं? नॉन पॉल्यूटिंग एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं, सन से जो रेडिएशन आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, उसका हम यूज कर रहे हैं, नेचर को डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सनलाइट को ही कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में नॉन पॉल्यूटिंग वे से, और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं। हम लोग मिट्टी नहीं खोद रहे, यानी लैंड डिग्रेड नहीं कर रहे, सॉइल इरोड नहीं कर रहे, हम लोग नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, हम सही तरीके से प्रॉपर वे में इको फ्रेंडली तरीके से हम लोग इस एनर्जी का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए।
इनएग्जॉस्टेबल है, यानी कि ये जो सोलर एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होगी, सनलाइट तब तक रहेगी जब तक सन है, तो इसलिए ये हमारे पास भरपूर अमाउंट में है। दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने पढ़े थे, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोल, ये सारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, जिन्हें बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, हमें सही से इनका यूज करना है प्लान्ड वे में। लेकिन सोलर एनर्जी हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है, अनलिमिटेड अमाउंट में है, हम सोलर एनर्जी का यूज सही से कर सकते हैं, जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी रिन्यू होता है, ये हमारे पास भरपूर अमाउंट में है। आइडियल फॉर रिमोट एंड रूरल एरियाज। अब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पाते, तो वहां पे हम लोग सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दें, जिससे कि वहां के जो लोग हैं उनकी भी नीड फुलफिल की जा सके, उन लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। अब जो रिमोट एरियाज हैं जहां तक हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां पे सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे सोलर पैनल्स के ही थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ये एडवांटेजेस हैं सोलर एनर्जी के। अब लिमिटेशंस क्या है? वर्क्स ओनली ड्यूरिंग सनी डेज। अब जब सनी डेज होते हैं, यानी जब जिस दिन धूप निकलती है, जिस दिन सनलाइट हमें मिल पाती है, उस दिन तो हम अच्छे से यूज कर लेते हैं, सोलर पैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर क्लाउडी डे है या रेनी डे है, तब हमें सनलाइट नहीं मिल पा रही है, और क्योंकि सनलाइट को ही यूज करके सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अब सनलाइट ना पहुंचने की वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। तो सिर्फ सनी डेज पे ही ये सोलर पैनल्स काम कर पाते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट विदाउट स्टोरेज। और अगर हमने दिन में सनलाइट को स्टोर नहीं किया, सोलर पैनल्स में सनलाइट को स्टोर नहीं किया, तो रात को हमें प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर हमने सनलाइट को स्टोर नहीं किया है तो रात को तो सूरज है नहीं जो हमें रात को भी सनलाइट के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। तो इससे क्या होगा? हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्लाउडी डेज में, यानी रेनी डेज में, और साथ ही साथ नाइट्स में, अगर हमने स्टोर नहीं करी है सनलाइट। तो रिक्वायर्स लार्ज ओपन एरियाज, और साथ ही साथ बड़े जो ओपन एरियाज होते हैं वहां पे ये सही से काम कर पाते हैं सोलर पैनल्स, क्योंकि लार्ज एरियाज जो होते हैं, जो ओपन एरियाज होते हैं, बड़े बड़े एरियाज होते हैं, वहां से ये इजीली सनलाइट जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं सोलर पैनल्स को। जितनी सनलाइट चाहिए होती है उतनी सनलाइट इन्हें मिल जाती है लार्ज ओपन एरियाज से। लार्जेस्ट सोलर प्लांट्स इन इंडिया। अब इंडिया में कहाँ पे ये सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं? मेनली हम लोगों को राजस्थान में सबसे ज्यादा हमें सोलर प्लांट्स देखने मिलते हैं। सबसे लार्जेस्ट जो सोलर प्लांट है वो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी रहती है, सनलाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में पहुंचती है राजस्थान में। गुजरात वाले एरिया में भी हमें सोलर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड एनर्जी, विंड मिल्स कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब जो विंड मिल्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे सोलर एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में? बाय यूजिंग सोलर पैनल्स। और यहाँ पे हम लोग विंड एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं? विंड मिल्स का यूज करके। विंड मिल्स बहुत बड़ा फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पंखे की तरह दिखते हैं, फैन की तरह दिखते हैं। ये जो टर्बाइन्स होते हैं, यानी जो पंखुड़ियां हैं, वो घूमती हैं विंड की वजह से। जब स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो करेंगी, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी, तब ये जो टर्बाइन्स हैं वो मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, और इसी एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसके लिए भी अब क्योंकि बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं ये, तो हम लोगों को लार्ज एरियाज चाहिए होते हैं, ओपन एरियाज चाहिए होते हैं। लिमिटेशंस, अब हमने यहाँ पे एडवांटेजेस क्यों नहीं डिस्कस किए? क्योंकि विंड एनर्जी से भी हमें वही एडवांटेजेस मिल रहे हैं जो हमें सोलर एनर्जी से मिल रहे हैं। विंड एनर्जी का यूज भी हम नॉन पॉल्यूटिंग तरीके से कर रहे हैं, इको फ्रेंडली तरीके से कर रहे हैं। विंड एनर्जी भी इनएग्जॉस्टेबल है, यानी कि हम लोगों को बहुत ज्यादा अमाउंट में विंड मिल जाती है, रिन्यू हो जाती है। विंड जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, हवा चलती रहती है। साथ ही साथ रिमोट एरियाज जो है, जो रूरल एरियाज है, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां पे विंड मिल्स का भी यूज कर सकते हैं। या तो विंड मिल्स का यूज कर सकते हैं या फिर सोलर पैनल्स का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। साथ ही साथ अब क्योंकि हम इन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनका हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाती है। हम लोग कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस इन्हें कंजर्व करके सोलर और विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। तो विंड एनर्जी जो है उसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड मिल्स के थ्रू। लिमिटेशंस क्या है? रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरियाज फॉर विंड फार्म्स। अब विंड फार्म्स होते हैं, यानी कि ओपन एरियाज जो होते हैं, वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड्स इजीली फ्लो कर पाती हैं। तो जब तक स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होंगी तब तक हम विंड एनर्जी का यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो लार्ज एरियाज चाहिए होते हैं, बड़े बड़े फार्म्स चाहिए होते हैं। कैन बी नॉइजी एंड विजुअली अनअपीलिंग, और नॉइज बहुत ज्यादा क्रिएट होता है इन विंड मिल्स के थ्रू, बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है। साथ ही साथ
ये विजुअली अनअपीलिंग हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है दिखने में अच्छे ना लगे, जो व्यू है उस एरिया का उसे खराब कर रहे हो ये विंडमिल्स, तो व्यूज खराब होते हैं, यानी विजुअल्स जो है वो खराब होते हैं। साथ ही साथ नॉइजी होते हैं ये विंडमिल्स, यानी कि नॉइस क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो ज्यादातर इन्हें प्रेफर नहीं करते विंडमिल्स को। मेजर विंड फार्म्स, अब सबसे ज्यादा हमें ज्यादातर जो इंडिया में जो बड़े बड़े फार्म्स हैं विंड फार्म्स, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें सबसे ज्यादा विंड फार्म्स देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु जो है वो सबसे आगे है, तमिलनाडु में हमें विंड फार्म्स देखने को मिल रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स अपना रखी हैं। तो तमिलनाडु में क्या किया जाता है, मेनली जो सदर्न इंडिया है हमारा, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज किया जाता है, बहुत अच्छे से कंजर्व करा जाता है उन्हें, साथ ही साथ प्लांट वे में यूज किया जाता है रिसोर्सेज का। फिर गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे हम लोगों को मेजर विंड फार्म्स देखने मिलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े जो विंड फार्म्स हैं वो हमें इन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सोलर और विंड एनर्जी को डिस्कस किया इन डिटेल। हमने जाना सोलर एनर्जी जो है उसका यूज हम करते हैं, विंड एनर्जी का भी यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सोलर एनर्जी के लिए हम लोग सोलर पैनल्स का यूज करते हैं और विंड मिल्स का यूज करते हैं विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। कहाँ कहाँ पे जो मेजर विंड फार्म्स हैं, कहाँ कहाँ पे सोलर प्लांट्स हैं, ये सब हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 17 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस इज फॉर्म्ड व्हेन काउ डंग, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज डीकंपोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी विदाउट ऑक्सीजन, जब हम इन सभी वेस्ट मटेरियल्स का डीकंपोजिशन करवाते हैं, जैसे काउ डंग, प्लांट वेस्ट, जब हम लोग फसलें काटते हैं तो जिन पार्ट्स का हम यूज नहीं करते तो वो है प्लांट वेस्ट। वेजिटेबल वेस्ट, जब हम लोग वेजिटेबल्स को पील करते हैं तो जो छिलके होते हैं, जो पीलिंग्स होती हैं, वो वेस्ट है। तो ये जो वेजिटेबल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, सीवेज, काउ डंग, इन सबको डीकंपोज करवाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तब जाकर के बनती है बायोगैस। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस में हमें मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है मीथेन, जो बायोगैस का मेन फ्यूल है। 55 to 70% हमें बायोगैस में मीथेन देखने को मिलता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40% होता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट्स में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब हमें देखने को मिलते हैं बायोगैस में। तो मीथेन मेन फ्यूल है, और मीथेन क्या करता है? मीथेन एक बर्निंग गैस होती है जिसे हम इजीली बर्न कर सकते हैं। तो ये जो मीथेन है वो मेन फ्यूल है बायोगैस का, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है मीथेन जलने के बाद। बायोगैस प्लांट, अ बायोगैस प्लांट हैज इनलेट टैंक। अ बायोगैस प्लांट यानी कि वो एरियाज जहां पे हम बायोगैस बना रहे हैं। तो बायोगैस प्लांट जो है उसमें हमें इनलेट टैंक्स देखने को मिलते हैं। इनलेट टैंक्स जहां से हम लोग काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज, ये सब वेस्ट मटेरियल्स ऐड कर रहे हैं मशीन में। तो वो जो टैंक है जिसमें हम ये सारा जो मटेरियल है वो डाल रहे हैं, वो कहलाया जाएगा इनलेट टैंक, जहां पे हम सारे वेस्ट मटेरियल को डालते हैं और उसके बाद उनका डीकंपोजिशन स्टार्ट होता है कहाँ? डाइजेस्टर टैंक में। डाइजेस्टर टैंक में ही डीकंपोजिशन होता है। डाइजेस्टर टैंक अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे होता है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के जो ये मटेरियल्स हैं इन्हें डीकंपोज करवाया जाता है, और तब जाके डाइजेस्टर टैंक में बायोगैस बनती है। और उसके बाद पाइपलाइंस के ही थ्रू, पाइप्स के थ्रू जो बायोगैस बनी है डाइजेस्टर टैंक में, उसे पास कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है गैस स्टोर डोम में, जहां पे गैस हमारी स्टोर हो जाती है, बायोगैस स्टोर हो जाती है। और उसके बाद आता है आउटलेट टैंक। ये जो डाइजेस्टर टैंक में बचा हुआ जो मटेरियल है, जो स्लरी है, जो वेस्ट है, वो उसके बाद आउटलेट टैंक में से बाहर हम निकाल लेते हैं। तो इनलेट टैंक में हम लोग वो सारा मटेरियल ऐड कर रहे हैं, उसके बाद इनलेट टैंक से ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो जाता है डाइजेस्टर टैंक में, जहां पे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस को स्टोर किया जाता है गैस स्टोर डोम में। उसके बाद आउटलेट टैंक होता है, जहां से सारा जो स्लरी है, जो बचा हुआ जो मटेरियल है, वो हम लोग निकाल लेते हैं।
एडवांटेजेस क्या है इस बायोगैस के? प्रोड्यूसेस स्लरी यूज्ड एज एक्सीलेंट ऑर्गेनिक मैन्योर। अब बायोगैस जब हम प्रोड्यूस करते हैं, जब बायोगैस बनाते हैं, तो बायोगैस बनाते वक्त जो स्लरी बन रही है, जो हम आउटलेट टैंक से निकाल रहे हैं, जो बचा हुआ जो मटेरियल है, तो ये जो स्लरी है ये बहुत ज्यादा अच्छे ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि खाद के तौर पे प्लांट्स में क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में इसका यूज किया जाता है स्लरी का। यूटिलाइजेस वेस्ट मटेरियल, और साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल है हमारे किचन में जो वेस्ट होता है, वेजिटेबल पीलिंग्स जो होती हैं, जो वेजिटेबल वेस्ट है और जो दूसरे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका हम लोग यूज कर रहे हैं, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, ये सारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका हम यूज कर रहे हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल्स का भी यूज कर रहे हैं, सही से फुल पोटेंशियल तक हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अच्छी बात है कि हम लोग वेस्ट मटेरियल को भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसका भी यूज कर रहे हैं। सुटेबल फॉर रूरल एरियाज विद प्लेंटी ऑफ कैटल, ये जो बायोगैस है वो मेनली हम कहाँ पे बना सकते हैं, रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कैटल देखने को मिलती हैं, काउ बफेलोज हमें देखने को मिलती हैं सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में, तो वहां पे हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली, क्योंकि काउ डंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोगैस बनाने के लिए। तो बायोगैस हम लोग उन एरियाज में बना सकते हैं जहाँ पे कैटल हो अच्छी खासे अमाउंट में, और वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, रूरल एरियाज में। तो बायोगैस हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, डीकंपोजिशन के बाद वेस्ट मटेरियल्स को डीकंपोज करके तब हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। और बायोगैस का यूज हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, लाइटिंग के तौर पे, कुकिंग के लिए हम लोग बायोगैस का यूज करते हैं। और बायोगैस में मेनली जो मेन फ्यूल होता है बायोगैस का वो है मीथेन, जो हमें 55 to 70% देखने को मिलता है। अब जो बायोगैस प्लांट होता है जहाँ पे बायोगैस बनाई जाती है वहां पे हमें इनलेट टैंक देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग सारा वेस्ट मटेरियल ऐड करते हैं। उसके बाद डाइजेस्टर टैंक में बायोगैस प्रोड्यूस होती है, गैस स्टोर डोम में गैस को स्टोर किया जाता है और आउटलेट टैंक से बची जो स्लरी है उसे निकाल लिया जाता है। अब बायोगैस प्रोड्यूस हम कर रहे हैं तो इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं वो सब हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 18 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टाइडल एनर्जी। अब हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम टाइडल एनर्जी पे डिस्कशन करेंगे। जो ओशनिक टाइड्स होती हैं उस एनर्जी को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Tidal energy is the energy generated from the rise and fall of ocean tides। अब छोटे छोटे वेव्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़े हाई टाइड्स की बात कर रहे हैं, जो हाई वेव्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो ओशनिक टाइड्स होती हैं, जो ओशन में जो टाइड्स आती हैं, जो वेव्स होती हैं, बड़ी वेव्स जो होती हैं, उनके थ्रू जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? अ डैम इज बिल्ड अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। अब सी में ज्यादा गहराई में नहीं, यानी कोस्टल एरिया के थोड़ा नजदीक ही, कोस्ट के थोड़ी सी दूरी पे हम लोग डैम बना देते हैं। और उस डैम से क्या होता है, जो भी टाइड्स बन रही हैं, ओशन में जो भी टाइड्स बन रही हैं वो वहां पे टर्बाइंस को मूव करती हैं, टर्बाइंस रोटेट करती हैं और तब जाकर के हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ओशनिक टाइड्स के थ्रू। तो ओशनिक टाइड्स जो हैं, ये जो टाइड्स हैं उनके थ्रू जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, टाइड्स के थ्रू ही जब जो टर्बाइंस है वो रोटेट करते हैं तब जाकर के हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे विंड मिल्स में जब विंड के थ्रू जो टर्बाइंस हैं वो रोटेट करते हैं तब विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और ओशनिक टाइड्स में भी ऐसा ही केस है, जब ओशनिक टाइड्स की वजह से टर्बाइंस रोटेट करते हैं तब हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो डैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कोस्ट से थोड़ी दूरी पे बने होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं टाइडल एनर्जी के? रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। ये जो एनर्जी है टाइडल एनर्जी वो रिन्यूएबल है, यानी वाटर का हम यूज कर रहे हैं, वाटर जो एक रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल जो होती है उसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये जो पूरी वाटर साइकिल चलती है उसकी वजह से वाटर रिन्यू होकर के बार बार अर्थ पे आता है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। तो रिन्यूएबल सोर्स का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ इनएग्जॉस्टेबल है, ओशंस जो हैं वो खत्म नहीं होंगे कभी। तो हम लोग ऐसे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जो हमारे पास भरपूर अमाउंट में है और रिन्यूएबल रिसोर्स है। एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब हम एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से
इस एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि जो इकोसिस्टम है हमारा, उसमें हम कोई डैमेज नहीं पहुंचा रहे हैं, हम ट्रीज कट नहीं कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सीरियस हार्म नहीं क्रिएट कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट पे। हम लोग सही से जो वाटर है उसका यूज कर रहे हैं बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग जो दूसरे हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनका यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग कोल, पेट्रोलियम इनका यूज करेंगे ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये लिमिटेड अमाउंट में है, ये खत्म हो सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे दूसरे रिसोर्सेज है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन पे कम डिपेंड होकर के हम ओशनिक टाइड्स का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जिससे कि जो दूसरे हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कंजर्व कर सके। यूजफुल फॉर कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरियाज में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, तो कोस्ट के आसपास यानी कि कोस्टल एरियाज में जो भी लोग रहते हैं, जो भी सिटीज हैं, जो भी टाउन्स हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं टाइडल एनर्जी के थ्रू। लिमिटेशंस क्या है टाइडल एनर्जी के? वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड टाइडल पावर प्लांट्स। अब पहली बात, जब हम पावर प्लांट्स बना रहे हैं, टाइडल पावर प्लांट्स, जहां पे टाइडल एनर्जी को ही कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, तो जो टाइडल पावर प्लांट है ये बनाने के लिए काफी ज्यादा खर्चा लगता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये, तो काफी ज्यादा खर्चा लगता है हमें अगर टाइडल पावर प्लांट्स बनाने हैं तो। और साथ ही साथ हम लोग टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम लोग डैम्स उस एरिया में कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पे टाइड्स, ओशनिक टाइड्स बनती हैं। अब इंडिया में बहुत कम ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें टाइडल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को उतनी हाई टाइड्स देखने को नहीं मिलती, और जहाँ पे हाई टाइड्स होंगी वहीं पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं टाइडल एनर्जी के थ्रू। कंस्ट्रक्शन में डिस्टर्ब मरीन लाइफ। अब जब हम लोग डैम्स बनवा रहे हैं, तो डैम्स बनवाने की वजह से जो मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, लैंड पे तो हम कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है डैम्स के बन जाने की वजह से। जो फिशेज हैं, जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है इन बड़े बड़े डैम्स के बन जाने की वजह से। टाइडल एनर्जी इन इंडिया। अब इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोगों को टाइडल एनर्जी देखने को मिलती है इनफ अमाउंट में कि हम लोग उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत, ये दोनों गुजरात में है, और गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये यहाँ पे हाईएस्ट टाइड्स देखने को मिलती है इंडिया में, और यहीं पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है टाइडल एनर्जी का यूज करके। सुंदरबन एरियाज जो वेस्ट बंगाल में है, जो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है, वहां पे भी टाइड्स हमें देखने को मिलती हैं जिसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज की वीडियो में हमने टाइडल एनर्जी को इन डिटेल समझा। हमने देखा कि कैसे हम टाइड्स को, जो ओशनिक टाइड्स हैं, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कैसे की जाती है, डैम्स बनाए जाते हैं। अब जो टाइडल एनर्जी है, यानी जो टाइड्स है, जो ओशनिक टाइड्स हैं, हाई टाइड्स, उनकी वजह से जब टर्बाइंस रोटेट करती हैं तब जाकर के उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और ये बेस्ट है कोस्टल एरियाज के लिए। हम कोस्टल एरियाज में इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। ये जो मेथड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, साथ ही साथ मरीन लाइफ को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी मरीन लाइफ जो है उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ पे हमें इंडिया में टाइडल एनर्जी देखने को मिलती है? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत जो गुजरात में है, सुंदरबन एरियाज जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे हम लोगों को इंडिया में मेनली टाइडल एनर्जी इनफ अमाउंट में देखने को मिलती है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 19 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। अभी तक हमने दूसरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, अब लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जियोथर्मल एनर्जी। तो उसके बारे में आज हम वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जियोथर्मल एनर्जी हम कहते किसे हैं? जब अर्थ क्रस्ट में से, अर्थ के क्रस्ट में से, अर्थ में से, अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी कह देते हैं। यानी कि अर्थ के अंदर की जो हीट है, जो गर्मी है, उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। अब ये हीट प्रोड्यूस कैसे होती है? मोल्टन मैग्मा के थ्रू,
यानी कि जो लावा है, जब तक लावा अर्थ क्रस्ट के अंदर रहता है, जब तक जमीन के अंदर है, तब तक उसे मैग्मा कहा जाएगा। और जब ये मैग्मा ऊपर आ जाता है, अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाता है वोल्केनोस के थ्रू या किसी भी रीजन से, तो उसे लावा कहा जाता है। तो मैग्मा क्या है? लावा ही है, बस वो अर्थ क्रस्ट के अंदर है, इसलिए उसे मैग्मा कहा जा रहा है। तो मोल्टन मैग्मा की वजह से जो अर्थ है उसके अंदर हीट जनरेट होती है, साथ ही साथ कुछ हॉट रॉक्स होती हैं और नेचुरल गीजर्स यानी कि जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट बाथ्स जो होते हैं, उन्हें कहा जाएगा नेचुरल गीजर्स। तो इनकी वजह से अर्थ के इंटीरियर में हीट प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक होल बनाते हैं। कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पहले होल बनाया जाता है, जमीन में गड्ढा किया जाता है बहुत गहराई तक, और उसके बाद कोल्ड वाटर जो है वो डाला जाता है। जब कोल्ड वाटर हीट के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस वाटर वेपर के ही थ्रू जो टर्बाइन्स हैं वो रोटेट करते हैं वाटर वेपर की वजह से, और तब जाकर के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम इस हीट का यूज कर पा रहे हैं सही से। तो इसी वजह से जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगभग सारे काम हमारे हो पाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो, हम दोनों रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो हम लोग उन पे डिपेंड ना होकर के नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज ज्यादातर करते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के काफी सारे लिमिटेशंस भी होते हैं जो हम पढ़ते आए हैं। अब हम जियोथर्मल एनर्जी की क्या लिमिटेशंस है वो भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं जियोथर्मल एनर्जी के, बेनिफिट्स क्या हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये रिन्यूएबल है। जो अर्थ के अंदर की हीट है वो कभी खत्म नहीं होगी, अर्थ के इंटीरियर में जो हीट है वो जनरेट होती ही रहती है। नो पॉल्यूशन, हम लोग कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इको फ्रेंडली तरीके से हम मतलब पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इको फ्रेंडली होकर के हम अपना काम कर रहे हैं। हम इन रिसोर्सेज का सही तरह से यूज कर रहे हैं और इन्हें ज्यादा एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे, और अगर एक्सप्लॉइट करेंगे भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है। अवेलेबल 24/7 ये हमारे पास रहती है। अब जैसे सोलर एनर्जी की हमने बात करी, तो सोलर एनर्जी उसका यूज हम रात में नहीं कर सकते, क्लाउडी डेज में नहीं कर सकते, लेकिन जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हम चाहे दिन हो या रात हो, बारिश का मौसम हो, कैसा भी सीजन हो, हम हर टाइम इस जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर की जो हीट है वो हमेशा रहती ही है। अंदर जो हीट है वो जनरेट होती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है। गुड ऑल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल्स, अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, उनकी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने कन्वेंशनल रिसोर्सेज को कंजर्व भी कर सकें और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाए। लिमिटेशंस क्या है? वेरी हाई ड्रिलिंग कॉस्ट, हम लोग जब गड्ढा कर रहे हैं जमीन में, जो हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तो बहुत हाई कॉस्ट होती है ड्रिलिंग के लिए, नॉट वाइडली अवेलेबल इन इंडिया। और साथ ही साथ इंडिया में हमें जियोथर्मल एनर्जी इतने ज्यादा अमाउंट में देखने को भी नहीं मिलती। इंडिया में है मौजूद कुछ एरियाज में, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी ज्यादा अमाउंट में इंडिया में देखने को नहीं मिलती। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो जिन एरियाज में एक्टिव वोल्केनोज होते हैं उन एरियाज में मेनली हम लोगों को जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मोल्टन मैग्मा जो है, अब वोल्केनोज एक्टिव है, इसका मतलब है कि उस एरिया में मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है, यानी कि जो लावा है वो उस एरिया में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उस जमीन के नीचे जो हीट है वो प्रोड्यूस होती रहती है। तो इसी वजह से जिन एरियाज में वोल्केनोज पाए जाते हैं मेनली उन एरियाज में हमें जियोथर्मल एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में देखने को मिलती है। लेकिन दूसरे भी ऐसे एरियाज होते हैं जैसे नेचुरल गीजर्स, जहाँ पे मोल्टन मैग्मा नहीं है, तो वहां भी जियोथर्मल एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है। कैसे? हॉट रॉक्स के थ्रू, नेचुरल गीजर्स यानी हॉट स्प्रिंग्स की वजह से। जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, पूगा वैली जो है लद्दाख की, वो भी वहां पे भी हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस से। घरों को गर्म रखा जाता है, जो ग्रीन हाउसेज हैं उन्हें हीटेड अप रखा जाता है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में ये जगह है, यहाँ पे भी जियोथर्मल एनर्जी भरपूर अमाउंट में है और उसका यूज भी किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये दो हमारे इंडिया की बहुत फेमस और बहुत ज्यादा पॉपुलर जगहें हैं जहाँ पे हम लोग जियोथर्मल एनर्जी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए।
तो आज के वीडियो में हमने जियोथर्मल एनर्जी के साथ साथ सारे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। फिर सोलर और विंड एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा, बायोगैस। उसके बाद हमने जियोथर्मल एनर्जी, इसके बारे में पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 20 पढ़ेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज को हमें क्यों कंजर्व करना है, किस टाइप से हम इन्हें सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Energy resources like coal, petroleum and natural gas are limited and non-renewable। अब energy resources काफी सारे होते हैं, एक होता है हमारे conventional resources और कुछ होते हैं non-conventional resources। तो conventional resources की अगर हम मेनली बात करें तो जैसे coal, petroleum, natural gas, ये हमारे पास limited amount में है और non-renewable resources हैं ये, इन्हें millions of years लग जाते हैं दोबारा से बनने में। तो हमें क्या करना है, इन्हें सेव करना है जिससे कि हम फ्यूचर में भी इसका यूज कर सके। इन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज हम फ्यूचर में भी कर सके तो उसके लिए हमें इन्हें सेव करना है। ओवर यूज लीड्स टू एनर्जी क्राइसिस। और अगर हम इन रिसोर्सेज का ओवर यूज करेंगे, इन्हें ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, तो उससे क्या होगा, इन फ्यूचर एनर्जी की कमी पड़ जाएगी, एनर्जी रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मेनली जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी क्राइसिस आएगा, यानी एनर्जी रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स सेविंग फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि हम लोगों को इन रिसोर्सेज को सेव करना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो, यानी हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन रिसोर्सेज को बचा के रखना है, जिससे कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी इन सब रिसोर्सेज का यूज कर पाए खुद सस्टेन करने के लिए भी। वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम एनर्जी रिसोर्सेज को किस टाइप से कंजर्व कर सकते हैं, मेथड्स के बारे में देखेंगे। यूज एनर्जी एफिशिएंटली, हमें एनर्जी रिसोर्सेज का सही तरह से यूज करना है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग इन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके जनरेट करते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अब जब हम लोग लाइट्स ऑन छोड़ देंगे, फैंस ऑन छोड़ देंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करेंगे, जितना हम लोग वेस्ट करेंगे उतने ही वहां पे उन रिसोर्सेज का यूज करके दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए अपने ही घर में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उन्हें सेव करना है, इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों को सही से यूज करना है। प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और हम लोगों को जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, यानी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करना है ज्यादातर, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है, अनलिमिटेड अमाउंट में है, उनका यूज हम लोग कर सकते हैं जितना चाहे। लेकिन इन रिसोर्सेज को सेव करना है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज को सेव करना है, और उसी के लिए हमें क्या करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, हम लोगों को इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का यूज करना है। इन कोल, पेट्रोलियम, इन्हें एक्सट्रैक्ट करते टाइम जब हम लोग सही टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है हम लैंड भी डिग्रेड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कोल, पेट्रोलियम हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसे भी डैमेज कर दे रहे हैं, आधा तो हम लोग डैमेज कर दे रहे हैं इन रिसोर्सेज को। तो हम लोगों को क्या करना है, इंप्रूव टेक्नोलॉजी का यूज करना है कि हम लोग सही से जमीन के अंदर से इन सभी रिसोर्सेज को सही से और सेफली एक्सट्रैक्ट कर सके। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज बनाए, कुछ लॉज बनाए, जिससे कि हम इन रिसोर्सेज को सेव कर सके। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में, जिससे हमें पता चल रहा है कि इन एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना योगदान दिया। गवर्नमेंट ने स्टेप लिया एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के टुवर्ड्स। इंडिविजुअल एफर्ट्स। अब इंडिविजुअल्स की बात करें, यानी हम लोग पर्सनली ऐसे इन रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। यूज सोलर कुकर्स और सोलर हीटर्स व्हेन पॉसिबल। अब हम लोग घर में ही जो सोलर एनर्जी है उसका यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर कुकर्स आते हैं, सोलर हीटर्स आते हैं, हम उनका यूज करें जिससे कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करनी पड़े। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे हीटर्स चलाने के लिए, तो उससे बढ़िया है हम सोलर हीटर्स का यूज करें, जहां पे हम सोलर एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूज करेंगे। सेट
AC टेम्परेचर टू 24 to 26 डिग्री सेल्सियस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब जब हम लोग AC का जो टेम्परेचर है, जब AC हम लोग चलाते हैं, एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, अगर उसका टेम्परेचर हम लोग 20 डिग्री बाई चांस मान लो 20 डिग्री हम लोग सेट कर देते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम लोगों को ज्यादा कूलिंग इफेक्ट चाहिए उस AC से, हम लोगों को रूम को ज्यादा कूल करना है, तो हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे उस AC को सेट कर दिया, उस AC के टेम्परेचर को सेट कर दिया। अब वो AC जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, तो हमें क्या करना है, मैक्स टू मैक्स 24 to 26 डिग्री सेल्सियस तक AC टेम्परेचर को सेट करके रखना है। अगर हम लोग कम करेंगे टेम्परेचर, ज्यादा कूलिंग इफेक्ट हमें चाहिए होगा, तो AC को भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, तो हम लोगों को इस टेम्परेचर पे सेट करके रखना है AC को। अवॉइड बर्निंग वेस्ट एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। हम लोग जो वेस्ट मटेरियल है उसे जला देते हैं, तो हम लोगों को वेस्ट मटेरियल को जलाना नहीं है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है और हमारे एनवायरनमेंट को हम लोग डैमेज करते हैं। पॉल्यूशन क्रिएट होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हम लोग बहुत देख रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोगों को पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है, वेस्ट को बर्न नहीं करना है। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, इन वेस्ट मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं बायोगैस जनरेशन के लिए, बायोगैस बना सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं हम वेस्ट मटेरियल्स का यूज करके। तो आज के लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा कि एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनर्जी रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे हमें कम डिपेंड होना है और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना है। हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी अपने एफर्ट्स दे सकते हैं, किस टाइप से वो हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज बनाए, कुछ लॉज बनाए, जिससे कि हम लोग इन रिसोर्सेज को सेव कर सके, कंजर्व कर सके। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करी। मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक, और एक स्पेशल कैटेगरी होती है एनर्जी मिनरल्स, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, यानी वही एनर्जी रिसोर्सेज। अब मेटालिक मिनरल्स जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फिर हमने एनर्जी रिसोर्सेज पे डिस्कशन करी। एनर्जी रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जिनका हम अनलिमिटेड अमाउंट में यूज कर सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।